हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी जानते हैं कि प्रोवाइड कराता है आपको फुल एंड कंप्लीट कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करते हैं। सारी चीज़ें आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो अदर स्टेट बोर्ड्स हो। अब यदि अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करूँ तो भाई हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज, है ना। और यदि इंग्लिश मीडियम की बात करी जाए तो क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम कोर्सेज मिल जाएंगे बड़े ही आराम से। और आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। बस आपको जाकर के चेक करना है और आप अपने आराम से हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बेहतर हो सके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो यदि आपको भी अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है तो ज़रूर से आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहिए। कैसे करना है अवेल, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, एक लिंक में छुपी हुई है भैया, और वो लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आपको जाकर के उस लिंक को क्लिक करना है और फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि भाई चैनल तो है ही इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और काफी सारे अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक चीज अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी ज्यादा बेहतर हो सके और इफेक्टिव हो सके, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, चैनल से जुड़े रहना है और डेली बेसिस पे यहाँ से आपको कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, कोई फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, मात्र आपको चैनल से जुड़ना है, जिसके लिए चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। तो बस 2 मिनट का काम, क्या बिल्कुल 2 सेकंड का काम है, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं मुझसे, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर आइए, यदि सबने कर दिया है तो फिर जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आइए फिर आज के अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो एज यू नो ऑल माय डियर क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 17 पर हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जो सीरीज है भाई, वो बढ़िया तरीके से चल रही है और काफी इंटरेस्टिंग भी हमारे क्वेश्चंस है और काफी मजा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में, क्योंकि हम हर एक चीज को इतना डेप्थ में जाके समझ रहे हैं, इतना डीपली हम हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो, आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगेंगे तो आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा, और जब चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगेंगे तो फिर आपको अकाउंटेंसी भी इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। इसलिए हम हर एक चीज को इतना डेप्थ में जा जाके समझ रहे हैं। तो फिर आइए आगे भी बढ़ते हैं, फिर आगे अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। तो एज यू नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर चल रहा है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये भी एक एरर है। आई थिंक पिछले जो हमने क्वेश्चंस करे थे, कुछ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से करे, एरर ऑफ पोस्टिंग के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज के। नाउ फाइनली अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक और टाइप ऑफ एरर का, जो है आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आर यू गाइस रेडी? जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहले तो अपने कॉपी वॉपी रेडी कर लो भैया, क्योंकि मैं अकेले नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, आप मेरे साथ में मिलके करोगे। क्योंकि मैं क्वेश्चन को पूरा डेप्थ में समझाती हूँ, तो जब आप खुद भी कर करके देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे देखने से नहीं होता है यार, ये अकाउंट्स है, देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे करने से होगा। अकाउंट्स में सब कुछ करने से होता है ना। तो फिर चलो शुरू करें फिर हम भी क्वेश्चन। तो फिर आ जाइए जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो फिर आइए लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर, इसका ये वाला क्वेश्चन, इस एरर का, एरर ऑफ प्रिंसिपल का ये वाला क्वेश्चन है, जिसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, तो चलो पहले तो भैया मेरे को, जिनको ज्यादा भूलने की बीमारी है, वो पहले मुझे बताओ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। क्योंकि पहले पढ़ा दिया भैया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाई हूँ। तो बता दो भैया, जिनको भी पता है, यदि भूलने की बीमारी है तो भैया अपनी याददाश्त तेज कर लो, बादाम खाना चालू कर दो, मैं तो कह रही हूँ, है ना। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं भैया, ये वो एरर है
जहां पर आपने जो आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो आपने सही नहीं करा, क्योंकि हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता है कि आपको कैसे हर एक प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, कैसे अकाउंटिंग में हर एक चीज को कैसे सिस्टमैटिकली करना है, वो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। और यदि आपने किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत तरीके से अप्लाई कर दिया, सो दैट इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। याद आ गया? आ गया? अब पूरा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आ गया सब कुछ, याद आ गया? तो फिर आ जाओ भैया, सवाल की ओर प्रस्थान करें, है ना। इतना ही है कि आगे और भी है भैया, आगे और भी है ना, लंबा क्वेश्चन है भाई, अच्छा ही क्वेश्चन लाती हूँ मैं ढूंढ ढांड के, ठीक है। तो चलो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ये कुछ एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल के, आपको ये रेक्टिफाई करने हैं। तो एक एक करके देख लें। सबसे पहला दिया है आपका 25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। लो भैया, इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है जिसको इन्होंने सही अप्लाई नहीं किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो यदि कोई एसेट अभी आपका प्रोसेस में है, या तो कोई मशीन है अभी खरीद ही रहे हो, अभी मशीन चालू नहीं हुई, कोई बिल्डिंग है जो अभी बनी रही है, तो बस ये एक एसेट है। ऑफिस की बिल्डिंग इज एन एसेट, इज एन एसेट। तो यदि कोई आपका एसेट अभी प्रोसेस में है और उसके दौरान यदि आपके कोई खर्चे लग रहे हैं, तो भैया वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं और वो उस एसेट के ही साइड में डेबिट होते हैं, उस एसेट के अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। कहाँ? उस एसेट के अकाउंट में ही डेबिट होने चाहिए, ना कि एक्सपेंस अकाउंट में। आपने क्या कर दिया है, आपने डेबिट तो करा है पर वो ऑफिस की बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो वेजेस है ये आपके भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, एक बार बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, उस पर आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं, आपका बिजनेस का काम यदि उस बिल्डिंग में चालू हो जाता, फिर उसमें जो रिपेयर के छोटे मोटे खर्चे आ रहे थे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते, उनको आप बिल्कुल कर देते, फिर उनको आप बिल्कुल कर देते। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे जैसे कि बोला है कि वेजेस जो आपने दिए, अच्छा मान लो एक बार बिल्डिंग बनके रेडी हो गई, खड़ी हो गई, उसमें आपका ऑफिस शिफ्ट हो गया, आपके ऑफिस का वहां काम भी चल रहा है, एक बार को सब रेडी हो गया। अब उसके बाद आपने वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप जो सैलरी दे रहे हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको फिर आप बाद में भले सैलरी अकाउंट में कर देते, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई मना नहीं करता आपको, कोई अकाउंटिंग का प्रिंसिपल मना नहीं करता, कोई भी, ठीक है। क्योंकि एक बार जब एसेट रेडी है, उसमें काम चालू हो गया है, उसके बाद उसमें जो खर्चा लग रहा है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यदि ऑफिस आ गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, उसमें आपके लोग, आपके मैनेजर, आपके एम्प्लॉय शिफ्ट हो गए, अब आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, सो दैट इज सैलरी अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। पर अभी तो बिल्डिंग बन रही है, अभी वो एसेट आपका रेडी हुआ नहीं है, अभी वो प्रोसेस में है, उसके दौरान उसमें जो वेजेस लग रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका सैलरी अकाउंट या वेजेस अकाउंट में या कोई एक्सपेंस अकाउंट में नहीं, बल्कि उस एसेट के ही अकाउंट में डेबिट होता है ना। तो अब इनने तो भैया गड़बड़ कर दी, अपन सही कर ले इसको। अपन कैसे सही कर लेंगे? जो इन्होंने गलत तरीके से क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट में इसको डेबिट करा है, अब हम क्या करेंगे, इसको कहां पर करेंगे, इसको बिल्डिंग के अकाउंट में ही करेंगे। तो अगेन हम पहले जो इन्होंने गलत एंट्री करी है वो करते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी रूट से, बिल्कुल डेप्थ में जाकर के, है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये है पहला, मैं अगेन वही बता रही हूँ कि पहले मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बता रही हूँ, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो भैया, सबसे पहला जो इन्होंने एंट्री करी है, इन्होंने जो एंट्री करी है वो क्या कर दी है कि इन्होंने वेजेस जो पे करे हैं उसको सैलरी अकाउंट्स में शो करा है। तो जब भी हम कोई चीज पे करते हैं तो वो कैश में पे करते हैं, कैश में पे करते हैं, तो मतलब इन्होंने क्या किया, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। इन्होंने क्या एंट्री करी है, जो गलत वाली है वो क्या करी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इन्होंने एंट्री करी है, ये इन्होंने एंट्री करी है। पर यदि मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो होनी क्या चाहिए थी, जो बिल्डिंग है उसके अकाउंट में डेबिट होना था, मतलब ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है भैया, ये करेक्ट एंट्री है ना, ये करेक्ट एंट्री है।
अब देखो, अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कैश तो सही है, कैश तो क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, ये तो सही है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। रेक्टिफाई क्या करेंगे, जो इन्होंने सैलरी को फोकट में ही डेबिट कर दिया, अब आप इसको क्रेडिट करो, और डेबिट क्या करोगे, जो बिल्डिंग है ऑफिस की बिल्डिंग अकाउंट उसको डेबिट करोगे, तो अब एंट्री क्या होगी, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बता दो बता दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, है ना। तो अब हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इन्होंने एंट्री करी है, तो फोकट में इन्होंने सैलरी को डेबिट कर दिया, नहीं करना था तो अब इसको दोबारा क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको, बिल्डिंग को, ऑफिस की बिल्डिंग को करना था तो इसको डेबिट करेंगे। तो नाउ आ जाओ भैया एंट्री कर लें। एंट्री कैसे होगी अभी मैंने बता दी, चलो अपन एक बढ़िया कलर ले लें, ठीक है। ओके, तो एंट्री क्या है, ऑफिस नंबर 1, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, ये एंट्री है। और अमाउंट है बिल्कुल आपका 25,000, भैया 25,000 अमाउंट दिया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ये डेबिट कितने से, 25,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये 25,000 से हमने एंट्री कर दी है। बताओ ये समझ आया, पहला वाला समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा देखो, 20,000 स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। लो भैया फिर गड़बड़ कर दी इनने, फिर क्या गड़बड़ कर दी भैया, अभी आपकी जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन में है, मतलब प्रोसेस में है, एक एसेट है ना, बिल्डिंग आपका एसेट है, आप ही की बिल्डिंग बन रही है भैया, है ना, आपकी यदि ऑफिस की आपके कंपनी की बिल्डिंग बन रही है और वो भी तैयार नहीं हुई है, वो प्रोसेस में, उसका कंस्ट्रक्शन इज ऑनगोइंग में है वो, और उस पर जो भी खर्चे आ रहे भैया मेरे को नहीं देखना, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में कुछ खरीद रही हो, कोई भी खर्चे हो, वो सब उस जो बिल्डिंग है वो पूरे के पूरे उस बिल्डिंग में डेबिट होने चाहिए थे, और आपने परचेज अकाउंट में कर दिया है। परचेज अकाउंट में वो डेबिट होता है जो आपके डेली की चीजें हैं, रॉ मटेरियल का खरीदना, जो आप प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हो, आप अपने प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हो, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हो, क्योंकि मैं जो प्रोडक्शन बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, उससे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसको बेचूंगी, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कितने साल चलेगा, एक आधी साल चल पाएगा वो प्रॉफिट, फिर कहीं खर्च कर दूंगी उसको, 2-4 महीने में ही खर्च कर दूंगी। तो वो जो मैंने परचेज किया, जो मैंने एक्सपेंस लगाया, खर्चा लगा के जो खरीदा, उससे मुझे फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना चला, 2-3 महीने चला। लेकिन बिल्डिंग जो बना रही हूँ उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो मुझे तब तक चलेगा, उसका फायदा जब तक होगा जब तक कि वो बिल्डिंग मेरे पास रहेगी। उस बिल्डिंग में क्या लग रहा है भैया, सरिया लग रहा है ना, मिट्टी गिट्टी और क्या, रेत, और भी जो भी तमाम सीमेंट जो भी लगता है बिल्डिंग में, वो मैं परचेस कर रही हूँ। वो मुझे क्या 4-5 महीनों के लिए साथ देगा, जब तक साथ देगा जब तक वो बिल्डिंग रहेगी, तो ये लॉन्ग टर्म है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये परचेज में नहीं आता है भैया, ये बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो मतलब मैंने गड़बड़ क्या कर दी, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है कि जो रॉ मटेरियल को मैंने परचेस करा वो गलती से मैंने डेबिट कर दिया। इट मींस मैंने जो रॉन्ग एंट्री करी है ना, रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दी है, नंबर दूसरे की यदि मैं बताऊं तो जो रॉन्ग एंट्री है वो मैंने कर दी है कैश परचेज अकाउंट, परचेज को आपने गलती से डेबिट कर दिया। इट मींस आपने क्या किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू कैश अकाउंट, ये आपने गड़बड़ कर दी, होनी नहीं थी। पर सही एंट्री क्या होनी थी कि आपका बिल्डिंग में जाना था, ये बिल्डिंग अकाउंट में आपका ये डेबिट होना था टू कैश अकाउंट, है ना। अब अगेन देखो, कैश तो सही है, कैश तो होना ही था, क्रेडिट वो तो सही है, परचेस को फोकट में डेबिट कर दिया यार, इसको फिर से क्रेडिट करो, और बिल्डिंग को तो करने ही है डेबिट। तो अब सही एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ आया, क्या एंट्री करूंगी अब मैं, यहां पर एंट्री करूंगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होगी। और अमाउंट आई थिंक 20,000 दिया है, बिल्कुल 20,000 आपको अमाउंट दिया है, तो उसको एज इट इज लिख लो, क्लियर है ना। और हाँ, नरेशन देख लो भैया, नरेशन कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ से देख के लिख रहे हो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, बस लास्ट में लगा देना नाउ रेक्टिफाइड। तो जैसे कि पहले वाले में आप क्या लिखोगे, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस
wrongly debited to salaries account। और उसके बाद सेकेंड वाले का आप क्या लिख सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल परचेज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड जरूर लिख देना, क्योंकि अब सब कुछ हमने रेक्टिफाइड कर दिया है। तो दूसरा हो गया। अब आ जाओ भैया तीसरे पे, 40,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब भैया बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराना मतलब किसी एसेट का यदि आप ऐसी तरीके से एक्सटेंशन करा रहे हो कि वो अब और ज्यादा लंबे टाइम तक यूज हो सके, जैसे कि यदि छोटा मोटा रिपेयर कराऊंगी तो कितने साल टिकेगी बिल्डिंग, 4-5 महीने या 1 साल टिकेगी, अगले साल फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये रिपेयर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर मैं यदि बिल्डिंग का एक्सटेंशन मतलब फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग के सिर्फ 2 फ्लोर थे, मैंने उसमें 2 फ्लोर और बनवा दिए, 4 फ्लोर हो गए, तो बिल्डिंग बढ़ गई ना, उसकी लाइफ बढ़ गई। अब उसमें मैं और जहां पहले मेरा ऑफिस सिर्फ 2 फ्लोर पे बैठता था, अब 2 फ्लोर और ऊपर बन गए, तो अब मैं अपने ऑफिस को और बढ़ा सकती हूँ, ऊपर 2 फ्लोर पे और शिफ्ट कर सकती हूँ, और लोगों को बुलवा के मतलब हायरिंग करके मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को और अच्छे से मतलब मैं अपना ग्रोथ मतलब ग्रोथ इन द सेंस कि मैं आप डेवलपमेंट और करा सकती हूँ, और ज्यादा एक्सपांशन करा सकती हूँ, अपनी कंपनी का एक्सपांशन करा सकती हूँ, है ना। तो बेसिकली यदि मैंने बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया है तो वो रिपेयर में क्यों जाएगा। रिपेयर वो होता है कि यार चलो मान लो मेरे बिल्डिंग में यार ये व्हाइट वॉश खराब हो रहा था तो मैंने व्हाइट वॉश करा दिया, या फिर कोई फिटिंग खराब हो रही थी फिटिंग करवा दी। तो ये छोटे मोटे कितने 1-2 साल के छोटे मोटे खर्चे हैं ये। पर यदि 2 फ्लोर थे मैंने 2 और बनवा दिए तो ये एक्सटेंशन हो गया बिल्डिंग का, तो ये आपका बिल्डिंग अकाउंट में ही जाना चाहिए, और आपने गलती से रिपेयर में कर दिया। तो अब मैं क्या करूं, रिपेयर में गलती से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है ना। रिपेयर में गलती से डेबिट कर दिया तो उसको वापस क्रेडिट कर दूं, और कहाँ करना चाहिए, बिल्डिंग में डेबिट करना चाहिए, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दूं। ठीक है, तो बस क्या कर दूंगी मैं, नंबर 3 बिल्डिंग में डेबिट करना था ना मुझे, तो मैं क्या करूंगी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट, और गलती से मैंने रिपेयर में डेबिट कर दी है, तो अब जो रिपेयर है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, अब जो रिपेयर है उसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। तो क्या लिखूंगी, टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। समझ आया ना भैया, गलती से बिल्डिंग रिपेयर में डेबिट हो गया था तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और एग्जैक्टली बिल्डिंग में डेबिट होना था तो बिल्डिंग में डेबिट हो गया है। कितना दिया है अमाउंट, 40,000 दिया है, राइट। कितना अमाउंट दिया स्टूडेंट्स आपको, 40,000। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है कहानी बढ़िया तरीके में। चलो तो आगे देख लें आप, ये हो गया। नंबर 4 है 25,000 स्पेंड ऑन व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अगेन व्हाइट वॉश पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कराते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर नई बिल्डिंग में यदि व्हाइट वॉश मतलब पता है ना, हर साल दिवाली पे जो कराते हैं हम पुताई, दैट इज योर व्हाइट वॉश। ठीक है, तो यदि आप क्या लिखा है न्यू बिल्डिंग, न्यू मतलब वो प्रोसेस में, भाई नई बिल्डिंग को अपन ऐसे थोड़ी ना यूज करेंगे, जब तक उसमें प्रॉपर व्हाइट वॉश और सारी चीजें नहीं हो जाएंगी तब तक अपन बिल्डिंग को कैसे यूज करेंगे, है ना। तो यदि पुरानी बिल्डिंग है, अब देखो होता क्या है, हम अपने घर में हर साल व्हाइट वॉश कराते हैं, बिल्डिंग में भी यदि आप पुरानी बिल्डिंग है, 5 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस पर व्हाइट वॉश करा रहे हो, तो पुरानी बिल्डिंग पे जो पहले से ही है उसमें व्हाइट वॉश कराओगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो क्या है, आपका रोज का रेवेन्यू वाला खर्चा है। पर एक नई बिल्डिंग बन रही है उसमें व्हाइट वॉश कराओगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो कि बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में। और आपने बिल्डिंग के रिपेयर में कर दिया तो गलत कर दिया, यहाँ डेबिट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको आपने डेबिट कर दिया गलती से, तो इसको क्रेडिट करो, और डेबिट कहाँ होना चाहिए, बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो। सेम वही एंट्री रहेगी, सेम वही एंट्री। तो व्हाइट वॉश नई बिल्डिंग का है तो कहाँ डेबिट होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। और गलती से आपने जो बिल्डिंग रिपेयर में डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो अब गलती से हो गया था तो इसको हम वापस से क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट हमें दिया है 25,000 दिया है भैया, पुताई करवाने में 25,000 लग गए बिल्डिंग की, है ना। चलिए भैया, दिस इज योर एंट्री। बताओ भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये मेरा डी जो है ना, आर बनाए बिना वो हो जाता है। चलो, इज इट क्लियर, समझ में आया। तो अब आप इसमें नरेशन क्या देने वाले हो, नरेशन दे देना भैया। क्या दिया है देखो, ये था ना 4th, हाँ, तो इसका नरेशन आप क्या दोगे, एक्सपेंस इन व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग wrongly entered in building repair account। ठीक है, expenses of white wash of new building wrongly entered in building repair account, comma now rectified।
ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़े, आगे और भी है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो आ जाओ भैया 5वें नंबर पे, 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यू परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। कर लो बात, लो भैया लो, कर लो बात। अब देखो, आपने एक सेकेंड हैंड मशीन है पर उसको नया नया खरीदा, नया नया मतलब भाई आपने भी सेकंड हैंड कार खरीदी होगी, कई बार सेकंड हैंड मोबाइल भी खरीदते हैं, हमारे लिए तो नया होता है ना यार। हम सेकंड हैंड घर भी खरीदते हैं, सेकंड हैंड कार भी खरीदते हैं, हमारे लिए तो नई होती है वो, है ना। तो अभी आपने नया कुछ खरीदा है, उस पे यदि जैसे सपोज यहाँ मशीन खरीदी है, उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस खरीदते टाइम जो पे किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ जाने चाहिए, मशीन के अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए। आपने कार्टेज अकाउंट में कर दिया, ये तो गलत किया। यहाँ डेबिट कर दिया आपने, ये आपने गलत किया है। तो अब इसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया, कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो कार्टेज अकाउंट को आप क्रेडिट करो। और होना काय में चाहिए डेबिट, मशीनरी अकाउंट में ना, तो मशीन अकाउंट को आप डेबिट कर दो। राइट, समझ आ गया। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 5, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन को खरीदते टाइम जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो मशीनरी अकाउंट में ही आपके डेबिट होंगे। और कार्टेजेस में गलती से आपने डेबिट कर दिए तो उसको क्रेडिट कर रही हूं, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, कार्टेज अकाउंट। और मुझे अमाउंट दिया हुआ है आई थिंक 4,000 दिया है भैया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कितना, 4,000। इज इट क्लियर, बताओ कहानी समझ आ रही है, क्या कर रहे हैं हम। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रहा है। ऑल राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 5th। आ जाओ 6th पे, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग of a newly purchased second hand machinery debited to general expense account। जनरल एक्सपेंस पता है कौन से होते हैं, जो आपके जनरली हर साल लगते हैं, जनरली छोटे मोटे आपके रोज के खर्चे हैं जो जनरल है ना। तो अब आपको क्या बोला है, आपने एक नई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, अगेन आपने एक सेकेंड हैंड मशीन है पर नई है, आपके लिए तो नई है ना, आपने खरीदी और उसका रिकंडीशनिंग कराई। रिकंडीशनिंग मतलब होता है ना, हम जब भी कोई नया घर खरीदते हैं तो पहले उसको थोड़ा रिपेयर कराते हैं, रिकंडीशनिंग। हम जब भी नया मतलब पुराना कोई सेकेंड हैंड घर खरीदते हैं तो पहले उसको साफ सफाई करा लेते हैं, वाइट वॉश, कोई फिटिंग नल फिटिंग वगैरह हो, वाटर जहाँ सप्लाई हो रहा है वो, मतलब सारी चीजें एक बार हम अच्छे से उसको रिकंडीशनिंग करा लेते हैं, उसको फिर से अच्छे से रिपेयर करा लेते हैं, सो दैट हम जब नए घर में आए तो हमें नई जैसी फीलिंग आए, है ना। अच्छे से वाइट वॉश करा लिया, गंदा हो रहा था घर तो उसको क्लीन करवा दिया। अगर जैसे कि वो होता है ना, कई बार फर्श जो होते हैं अपने, फ्लोर जो होती है वो सही नहीं होती, तो हम फिर से उसमें नए टाइल्स लगवा लेते हैं। तो ऐसे करके हम उस घर को थोड़ा सा फिर से रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वो हमें नया जैसा लगे। तो ये जो हो रहा है अगेन भैया खरीदते टाइम है, मशीन को खरीदते टाइम हो रहा है, तो ये मशीन में डेबिट होना चाहिए, मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। आपने गलती से जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया है, तो अब जनरल एक्सपेंस में गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब उसको वहां पे क्रेडिट करो, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो हम यहीं पे कर लें भैया एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर, समझ में आया। और अपन को अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है चेक कर ले। अमाउंट दिया है, कहाँ गया, ये दिया 10,000, राइट। तो 10,000 अपना अमाउंट है, यहाँ पे लिख लेंगे बढ़िया तरीके में 10,000। बताओ भैया यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ आया कि नहीं आया। यदि आ गया है तो फिर आगे बढ़े, आ गया है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अपन अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये हो गया। अब अगला दिया है 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। अब बताओ भैया इसका क्या करें, जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर करो, इसका क्या करने वाले हैं अपन। इस पर्टिकुलर ये जो 7th वाला है इसका क्या करेंगे। देखो 6,000 आपने रिपेयरिंग के लिए पे करे हैं, रिपेयरिंग के लिए पे करे हैं। एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज, एक ऐसी मशीन जो पहले से यूज में है, पहले से यूज में, आपने भी खरीदी नहीं है, पहले से यूज में आपका जो बिजनेस है उसमें वो पहले से ही है, उस पे आपने रिपेयर कराया है और उसको आपने मशीन अकाउंट में चार्ज कर दिया। इसका मतलब आपने उसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या आपने ये सही करा।
मशीन अकाउंट में जब डेबिट होता है जब वो मशीन नई है, भले सेकेंड हैंड भी हो, कैसी भी हो, यदि आपने नई खरीदी है, सेकेंड हैंड भी है तो आपने यदि उसको अभी खरीदा है तो वो मशीन अकाउंट में जाता है। वो तो भैया पहले से यूज में है, हो सकता है वो 5 साल पुरानी हो, आपने 5 साल पहले खरीदी हो, हर साल उस पर आप रिपेयर दे रहे हो। यार इस साल रिपेयर कराओगे कितने साल चलेगा, 1 साल, अगले साल फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। सो दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपका एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, राइट। तो ये जो आपका रिपेयरिंग वाला खर्चा है ये आपका एक्सपेंस अकाउंट में ही जाएगा, या फिर मशीनरी रिपेयर अकाउंट में जाएगा। मशीनरी रिपेयर भी एक एक्सपेंस अकाउंट ही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपने जो मशीनरी को गलती से डेबिट कर दिया है ना, इसको आप क्रेडिट करो। आपको मशीन अकाउंट में डेबिट करना ही नहीं था, आपने गलती से कर दिया, तो अब मशीनरी अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगी। और मुझे डेबिट करना क्या था, रिपेयरिंग अकाउंट को या मशीन रिपेयर अकाउंट को अब मैं डेबिट करूंगी। समझ आया, आ गया। तो अब जो करेक्ट एंट्री है वो क्या होगी अपनी, चलो इसके आगे से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो करेक्ट एंट्री होगी नंबर 7 की वो क्या होगी, मशीनरी अकाउंट ना, मशीनरी रिपेयर अकाउंट, मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये आपका होना था ना, मशीनरी रिपेयर में आपका डेबिट होना था वो खर्चा जो आपने आप सही कर दिया, और गलती से आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो अब मैं उसको क्रेडिट कर रही हूं। तो अब मैं इसको क्रेडिट कर दूंगी, क्या लिखूंगी, मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया था तो उसको क्रेडिट कर दिया। एग्जैक्टली वो डेबिट होना कहाँ था, वो एक्सपेंस, वो खर्चा आपका मशीनरी रिपेयर अकाउंट में जाना था, वो एक एक्सपेंस है। कितने का है, क्वेश्चन में दिया है भैया 6000 का, तो बस अब अमाउंट लिख देंगे कितना, 6000। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़े, फिर लास्ट बचा है अब आपका 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। अब भैया आपने चेक से 10,000 रुपए पे करे हैं, एक प्रिंटर आपने खरीदा है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज एन एसेट, आपके लिए एक प्रॉपर्टी का काम करेगा, आपको फायदा दिलाएगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ये एक एसेट है, एक एसेट है। और इसको यदि खरीद रहे हो तो क्या ऑफिस का खर्चा कहोगे इसे, क्या ये ऑफिस का खर्चा कहलाएगा, नहीं भैया। हर साल थोड़ी ना कोई हम प्रिंटर खरीद रहे हैं जो इसको खर्चा बोले। खर्चा क्या होता है, जो हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है। तो प्रिंटर जैसी चीज या कोई एसेट जैसी चीज रोज रोज खरीदना है क्या। अब जैसे बिजली का बिल है भैया, हर महीने देना है, तो वो आपका ऑफिस का एक्सपेंस है। पर प्रिंटर क्या हर महीने खरीद रहे हैं हम, नहीं ना, तो उसको कैसे ऑफिस का एक्सपेंस बोल रहे, नहीं बोल सकते। तो आपने इसको गलत कर दिया, इसको आपने ऑफिस एक्सपेंस में गलत चार्ज कर दिया है। तो अब आप इसको सही कैसे करेंगे, आपने जैसे मान लो यदि इसकी करेक्ट एंट्री हम देखें, इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी या इसकी जो हमने गलत एंट्री करी, पहले अपन गलत वाली देखते हैं। तो नंबर ये लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट बोले तो नंबर 8, ठीक है। तो नंबर 8 पे अपन ने क्या किया है, 10,000 जो आपने चेक से एक प्रिंटर खरीदा है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, मतलब आपने जो रॉन्ग एंट्री करी है वो क्या करी है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि चेक से किया है तो चेक से करा है, इट मींस बैंक, कैश नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। तो ये आपने गलत एंट्री करी है। सही एंट्री क्या होनी थी, सही एंट्री होनी थी आपकी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी थी। तो बैंक तो सही है भैया, बैंक में चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बैंक तो आपने सही लिखा है। अब बस क्या कर दो, जो ऑफिस एक्सपेंस को आपने फोकट ही डेबिट कर दिया है, इसको क्रेडिट कर दो और प्रिंटर को डेबिट कर दो, बस ये हो जाएगा आपका। तो क्या एंट्री हो जाएगी आप लोगों की, क्या एंट्री होगी, ये आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो बताओ आप क्या एंट्री करेंगे, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, राइट। तो चलो एंट्री करें, प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यहां पे एंट्री कर देते हैं, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, है ना, ये आपकी हो गई सही एंट्री। और अमाउंट क्वेश्चन में दिया है हमें 10,000, तो बस लिख देते हैं जितना दिया है 10,000
इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ, आ गया समझ में? पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना? तो ये इस तरीके से होता है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग से पहले किस तरीके से क्वेश्चन चालू किए थे? पहले हम प्रॉपर लिख रहे थे ना। देखो एक मिनट, प्रॉपर कैसे लिख रहे थे कि पहले हम गलत एंट्री लिख रहे थे। गलत एंट्री मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गलत एंट्री थी वो लिखते थे, फिर सही एंट्री लिखते थे, फिर हमें समझ आता था। तो यदि आपको ये तरीका सही लग रहा है तो आप इसे ही फॉलो करो, ऐसे ही, क्योंकि करोगे ना तो सही। क्योंकि ना बहुत बार मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, स्टूडेंट्स गलत एंट्री कर देते हैं रेक्टिफिकेशन के टाइम। उन्हें नहीं समझ में आता कि यार क्या डेबिट क्या क्रेडिट, नहीं समझ आता। लेकिन आप यदि इस तरीके से करोगे ना तो बहुत जल्दी और आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट करना है। क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप यदि इस तरीके से करोगे, पहले जो गलत एंट्री हुई है, जो एरर हुआ है, पहले वो लिखो, फिर उसको जो सही होना चाहिए वो लिखो, फिर आप देखो कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए। तो वो मैंने आपको पूरा इसलिए स्टार्टिंग से ही डिटेल में बता दिया ताकि आपको स्टार्टिंग से ही डेप्थ में चीजें समझ में आ जाए, डिटेल में चीजें समझ में आ जाए। अब यदि इस तरीके से आपको समझने में आसानी है, अब यदि आपको समझ में आ गया, अब देखो हमने पहले क्या करा, पहले का करा, दूसरे का करा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें तीसरे से बनने लगे ना, क्योंकि अब इनकी प्रैक्टिस हमने बहुत बार कर ली। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ऐसे ही डिटेल में सब कुछ समझाया था, तो अब आपको प्रैक्टिस होने लगी, तो फिर दूसरे के बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर हमने बहुत सारी पूरी एंट्री ऐसे ही कर ली, फिर लास्ट में जाके एट्थ वाले में हमने एक बार और देखा, है ना। तो ऐसे करते करते बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ऑटोमेटिकली एंट्री कर लोगे। जैसे हमने सिर्फ 2 बार करा, 2 चीजों का एक बार इस तरीके से देखा वर्किंग करके, एंड देन तीसरे से हमको समझ में आ गया तो तीसरे से हमने खुद ही कर लिया। ये सब करे बिना ही हमने एंट्रीज कर ली, आसानी से हो गई। फिर हमने एक बार लास्ट में और करके देख लिया। तो ऐसे करके यदि आप स्टार्टिंग से ही चीजों को डेप्थ में, स्टार्टिंग में ही मेहनत कर लोगे ना, तो फिर एग्जाम तक चीजें आपको आसान हो जाएंगी और फिर आपको वहां इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोलती हूँ, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपका समय है प्रैक्टिस करने का। अभी से ही प्रैक्टिस करो, अभी से हार्डवर्क करो, ताकि एग्जाम में हार्डवर्क ना करना पड़े, वहां फिर स्मार्ट वर्क कर लेना। क्योंकि वहां टाइम कम है, वहां टाइम लिमिटेड है, पर यहाँ आपके पास बहुत टाइम है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी आप बहुत टाइम है आपके पास, अभी हार्डवर्क करो। अभी ये सारी चीज, अभी ये मत सोचो कि यार मैम कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे। शॉर्ट ट्रिक यार अभी के लिए नहीं होती है, बाद के लिए होती है। पहले आप चीजों को समझो, तो डेप्थ में तो एनालाइज करो। अभी से क्या शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं आपको? अभी शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ, पहले आप डेप्थ में चीजों को पढ़ो, अभी मेहनत करो, हर एक चीज को पहले अच्छे से डिटेल में समझो। आप कंटिन्यूअसली जब इसको करोगे तो ऑलरेडी आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक निकाल लोगे, फिर तो मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक निकाल लोगे और फिर आपको खुद ही चीजें समझ में आने लगेगी। क्यों? चीजें तभी समझ में आती है जब आपने उसको डीप में एनालाइज किया हो, ठीक है। इसीलिए पहले हर एक चीज को अभी हार्डवर्क करो, अभी अच्छे से समझो, फिर एग्जाम में आप आराम से करके आ जाओगे क्वेश्चन, फिर वहां आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रही हूँ, अभी वक्त है, यहाँ इतनी मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में फिर इतनी मेहनत नहीं लगेगी, वहां आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, 3 घंटे में आराम से आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी यदि शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे ना, अभी यदि चीजों को डेप्थ में नहीं समझोगे, तो फिर वहां भी गड़बड़ कर आओगे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तो ठीक है 11th है, 12th में बोर्ड्स है आपकी नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं हाई लेवल के आते हैं, उसके लिए फिर आपको शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं, डेप्थ काम पड़ती है ना। वहां फिर आपको बेसिक जो आपने पढ़े वो काम आते हैं, वहां पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक तो ठीक है, वो तो बाद का विषय हो जाती है, पहले आप चीजों को डेप्थ में पढ़ो, एनालाइज करना सीखो, शॉर्ट ट्रिक फिर आप खुद बना लोगे। क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते खुद आप परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले हार्ड वर्क करो, देन आप ऑटोमेटिकली उस स्टेज तक पहुंच जाओगे कि एग्जाम तक आप खुद ही चीजों को बहुत शॉर्ट तरीके से करने लग जाओगे और जल्दी से फिर आप लोग के आंसर्स आने लगेंगे, फिर आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अभी वक्त है हार्डवर्क करने का, अभी चीजों को डीपली एनालाइज करा करो, चीजों को पहले अच्छे से समझा करो, एंड देन फिर आप लोग शॉर्ट ट्रिक पर आराम से आ जाओगे। क्लियर? राइट। तो भैया बहुत बातें हो गई है आज, है ना, हम लोगों ने बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें देख ली, बट इट्स ओके, चलो कभी कभी ये बातें भी करना चाहिए, है ना। चलिए ओके, ऑल राइट। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला कंप्लीट। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया तरीके से आया? ओके, यदि आ गया तो गाइस लाइक शेयर जरूर करना। ऑल राइट, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा आपका सोल्यूशन है, आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लेना कि दिस इज आवर जर्नल एंट्री। क्लियर? चलिए, तो पहले अगेन मैं वही बोलूंगी, पहले आप पूरे वर्किंग नोट का ले लो, वर्किंग नोट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
ऑलराइट, ले लिया सभी ने, डन। चलिए इसके बाद आप लेंगे सॉल्यूशन, चलो फटाफट, डन। ओके, देन रिमेनिंग एंट्रीज यहाँ है, डन। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया है? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन समझ में आया तो गाइस लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? और डेली बस जुड़े रहना, अभी बहुत सारी चीजें और प्रैक्टिस करनी बाकी है इसी चैप्टर की, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं, सब कुछ करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे और इसी चैनल पर करेंगे, ठीक है? तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो बस आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इवन स्टूडेंट्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो यदि आपको अवेल करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप जाके क्लिक करना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप अवेल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वहां पर भी यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बनाने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पे। तो बस क्या करना है, हमें फॉलो करना है। इसके अलावा आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।